ये जो वास्तु है ये हमारे शास्त्रों में बताया गया है, ये हमारे ग्रंथों में है, ये कोई ऐसी कपोल कल्पना नहीं है। तो मैं जो भी चीज़ें बताऊंगा उसका एक शास्त्र प्रमाण होगा, आधारित होगा वो। जी जी। लोग तो बहुत तरीके की बात करते हैं। आप कहते हैं बाथरूम को नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए, किचन यहाँ नहीं होना चाहिए, पता नहीं कितनी कितनी बातें कहते हैं। क्या हर चीज का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है आपके पास? शास्त्र कहता है देवालयम या भवनम मठश्च भानु करव वार भिन्नम, मतलब देवालय हो, मठ हो, अगर वो सूर्य की दिशा के विपरीत हो तो उस जगह पर नहीं रहना चाहिए। आप देखेंगे कि बहुत सारी बीमारियां और बहुत सारी चीज़ें, मुश्किलें पैदा होती हैं कि जिस देश में सूर्य बहुत कम निकलता है, जहाँ डिप्रेशन बहुत है, मानसिक तनाव बहुत है, चिड़चिड़ा है, वो लोग सुसाइड कर लेते हैं। कैसे काम करता है वास्तु? हाउ डज इट वर्क? ये दिशाओं के आधार पर, उसके सिंक्रोनाइजेशन के आधार पर काम करता है। घर का मुख्य द्वार किस दिशा में शुभ होता है? शास्त्रों में कहा गया है चारों दिशाओं में घर का द्वार बनाया जा सकता है। जो लोग फ्लैट में रहते हैं उनके लिए वास्तु के हिसाब से सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ? टॉयलेट की पोजीशन, क्योंकि वो हम नहीं बदल सकते। जब आप उपाय आपके हाथ में है नहीं फ्लैट में, उसमें वास्तु क्या उपाय करता है? कुछ चीज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। अच्छा। जैसे कुछ बीमारियों का कोई इलाज नहीं होता है, उसका बचाव ही उसका इलाज है। आप मानते हैं कि ये टोटल विज्ञान है, कोई टोटका वोटका नहीं है? पूरा विज्ञान है। कितना पुराना आपके हिसाब से वास्तु विज्ञान है? वेद अगर पुराना है हाँ। तो वास्तु भी उतना ही पुराना है। जो लोग वास्तु में नहीं मानते उनको क्या कहेंगे अरविंद जी? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ये विज्ञान है, इसको किसी धर्म से जोड़ने की जरूरत नहीं है। मगर आप घुमा फिरा के एक ही बात कह रहे हैं कि अगर आपको कोई भी जगह लेनी है तो पहले वास्तु देख लो। हमारा शास्त्र ये कभी नहीं कहता है हाँ। कि आप गलती करो और उसको सुधारो। हमारा शास्त्र ये कहता है कि गलती करने से बचो। जैसे मंगलवार, शनिवार और रविवार, इनके तिथियों को, इनके वार को अवॉइड करना चाहिए। ट्यूसडे, सैटरडे और संडे। जो भी वास्तु है वो केवल किसी एक पॉइंट पर आधारित करके नहीं देखा जा सकता, इसको टोटल में देखने की ज़रूरत होती है। तो किसी भी घर का वास्तु अच्छा है या बुरा है, उस पूरे घर को देखने के बाद ही पता चलेगा। अरविंद जी, क्या आप ये कहेंगे कि वास्तु में इतनी शक्ति है कि वो आपकी किस्मत बदल सकता है? आपने कभी न कभी ये बात तो जरूर सुनी होगी कि यार फला इंसान को भयंकर बीमारी हो गई, उसके घर का वास्तु बड़ा बेकार था, या फिर मुझे ये फला जगह पसंद नहीं आती है, यहाँ मुझे अच्छी वाइब नहीं मिलती है। तो क्या वास्तु वास्तव में इतना प्रभावशाली है कि उसे लोगों की जिंदगियां बिगड़ने या बनाने की इतनी पावर है? क्या हमें वास्तु को, जो प्रकृति के पंच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के साथ हमारा सामंजस्य स्थापित करती है, उसे कितने गंभीरता से लेना चाहिए? ये सब सवालों के जवाब समझने के लिए हमने आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है पंडित अरविंद राय जी को, जो कि एक प्रतिष्ठित वास्तु सलाहकार एवं ज्योतिषी हैं, बनारस के रहने वाले हैं और धर्म में बहुत विशेष और गहरी रुचि रखते हैं। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट इनसाइड आउट विद मेघा प्रसाद पर। और वास्तु आज का हमारा थीम, आज की टॉपिक। तो शुरुआत इसी सवाल से अरविंद जी कि वास्तु हमारे लोगों के लिए, हम लोगों के लिए वास्तु कितना आवश्यक है और क्यों है? देखिए, मैं इस बात का जवाब एक श्लोक से देना चाहूँगा जो हमारे शास्त्रों में मिलता है जी। ग्रहम स्त्री बंधु पुत्रादि नाना भोग सुख प्रदम प्राणी नालायनम पुण्यम त्रिवर्ग फल साधनम। मतलब अगर आपको धर्म की इच्छा हो, पत्नी की इच्छा हो, परिवार की इच्छा हो, धन संपदा की इच्छा हो, तो आपके लिए वास्तु बहुत आवश्यक है। और यह त्रिवर्ग फल साधन, मतलब तीनों प्रकार के साधनों को देने वाली है। और त्रिवर्ग क्या है? धर्म, अर्थ और काम। धर्म जुड़ा है सत्व से, अर्थ जुड़ा है रजोगुण से और काम जुड़ा है तमोगुण से। तो सत्वगुण,
तमोगुण और रजोगुण का जो बैलेंस है धर्म अर्थ काम का, अगर ये मनुष्य इस जीवन में उसकी इच्छा रखता है तो उसको वास्तु के हिसाब से अपनी चीजों को जरूर करना चाहिए। तो उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए। आपने इतने सारे भारी भारी शब्द बोल दिए, जो सुन रहे हैं उनके लिए सिंप्लीफाई करिए कि आप ये बता रहे हैं कि वास्तु क्या है और क्यों हमारे लिए आवश्यक है। तो आप ये हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताइए अरविंद जी कि वास्तु, आप जैसे कह रहे हैं कि आप इन चीजों की कामना रखते हैं तो भैया आपको वास्तु का ध्यान रखना पड़ेगा, वो थोड़ा सिंप्लीफाई करिए। जी, मनुष्य के जीवन में एक साधारण सी चीज है सुख प्राप्ति और दुख निवृत्ति जी। और सुख जीवन में बढ़े और दुख कम हो, इसके लिए हमें जो है जीवन में हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए, हर मनुष्य को रहना चाहिए। इसको भी मैं एक श्लोक से, जो हमारे ग्रंथ हैं, चूंकि ये जो वास्तु है ये हमारे शास्त्रों में बताया गया है, ये हमारे ग्रंथों में है, ये कोई ऐसी कपोल कल्पना नहीं है। तो मैं जो भी चीजें बताऊंगा उसका एक शास्त्र प्रमाण होगा, आधारित होगा वो। तो शास्त्र कहता है कि जीवन में 6 प्रकार के सुख होते हैं। अर्थागमो नित्यम रोगिताच, प्रियाच भार्या प्रियवादनिश्च, मतलब वशस्य पुत्रश्च खड़ जीवलोकस्य सुखानि राजन। मतलब जीवन में अगर अर्थागमो, मतलब जीवन में अर्थ आ रहा है, पैसा आ रहा है। नित्यम रोगिताच, मतलब आपको रोग नहीं है, आप आरोग्य हैं, स्वस्थ हैं। और आपकी जो पत्नी है जो है प्रियवादनी हो, मतलब मीठा बोलने वाली हो, आपसे प्रेम करने वाली हो, भार्या, तो वो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद दूसरी बात आती है कि वशस्य पुत्र से, आपका जो पुत्र है, आपकी जो संतान है, वो आपके अनुकूल हो, आपके मार्ग को अनुसरण करने वाली हो, आपका विरोध करने वाली ना हो। और इसके साथ कोई ऐसी विद्या आपको आती हो जिससे कि आपकी आजीविका चलती हो। ये 6 प्रकार के सुख होते हैं। अगर ये 6 प्रकार के सुख आपके जीवन में हैं तो आप अपने घर के राजा हैं, अपने जगह के राजा ही हैं, राजा ही कहा जाएगा आपको। तो ऐसे 6 सुखों की अगर प्राप्ति जीवन में करनी है तो हमें वास्तु का जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो ये तो आपने सारे सुख गिना दिए, इसमें से कौन से सुख बचे हैं अभी अरविंद जी बताइए। तो मुझे अब इनमें से किसी भी एक सुख के ऊपर ध्यान देना या चाहिए मुझे मेरे जीवन में हर प्रकार के सुख पर ध्यान देना चाहिए। हाँ। जैसे हमारे शास्त्र कहते हैं ना, भौतिक प्रगति भी होनी चाहिए, आध्यात्मिक प्रगति भी होनी चाहिए और दैवीय प्रगति भी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो उन तीनों प्रगतियों को देने वाला त्रिवर्ग फल साधने वाला ही घर होता है, या वो वास्तु होता है जहां हम निवास करते हैं। शास्त्र कहता है जहां आप निवास करते हैं, वसति इति वास्तु। जी, जी, जी। बसने वाली जगह को ही वास्तु कहते हैं, चाहे वो आपका घर हो, आपका फैक्ट्री हो, आपका ऑफिस हो, आपके काम करने की जगह हो, जिस जगह का आप उपयोग कर रहे हैं अपने लिए, उस सारा जगह आपके लिए वास्तु है। ठीक है। और अगर उसको आपने वैज्ञानिक ऋषियों, जो हमारे ऋषि थे, वो विज्ञान के अनुरूप चीजों को बताया गया है। सारी चीजें जो हैं वो वैज्ञानिक ही हैं, अवैज्ञानिक कुछ भी नहीं है। अच्छा। तो अगर आप उसके अनुकूल करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में वो प्रगति आपको वास्तु से देखने को जरूर मिलेगी। नहीं, इसका मतलब क्या है अरविंद जी, आप कह रहे हैं आप साइंस से जोड़ने की कोशिश करें, विज्ञान से जोड़ रहे हैं? विज्ञान ही है। हाँ, ये विज्ञान है, वास्तु विज्ञान ही है, मैं इसका एकदम साइंटिफिक है। मैं इसका छोटा सा उदाहरण आपको दे सकता हूँ। तो मतलब तो फिर हमें समझाइए कि वास्तु कैसे काम करता है। अगर आप कह रहे हैं कि वास्तु इज कम्प्लीटली साइंटिफिक, विज्ञान से आप जोड़ें, तो वास्तु कैसे काम करता है? जी, महाभारत में एक वर्णन आता है जिसमें जब पांडवों को भेजा जाता है जंगल में वनवास के लिए, उस समय श्री कृष्ण जी का एक मुलाकात होता है और वो कहते हैं कि अगर युधिष्ठिर को कहते हैं कि अगर तुम जीवन में अपने राज्य की और संपत्ति की प्राप्ति को चाहते हो तो जंगल में भी सोते समय अपनी सिर की दिशा और को सही रखना, वास्तु के हिसाब से उसको सही रखना, तो ये चीज़ आपको प्राप्त हो जाएगी। तो वहाँ पर हमें वर्णन मिलता है कि जैसे आपके बचपन में भी कभी सुना होगा कि लोग कहते हैं कि दक्षिण की तरफ पैर रख के नहीं सोना चाहिए। जी, हाँ। तो दक्षिण की तरफ पैर रख के सोने का मतलब ये है कि आपका सिर जो होगा वो उत्तर की तरफ होगा। वैज्ञानिकों ने ये पाया है कि जो हमारा नॉर्थ पोल होता है पृथ्वी का, उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, चुंबकीय किरणें होती हैं। और हमारा जो सर होता है बायोलॉजी में, उसमें भी चुंबकीय किरणें हैं। जो आप पढ़ेंगे फिजिक्स तो उसमें बताया गया कि बॉडी में भी मैग्नेटिक फ्लक्स उत्तर से दक्षिण की तरफ घूमता है। तो आपको ये भी पता है कि जब हम छोटा चुंबक को बड़े चुंबक के सामने रख देंगे तो छोटे चुंबक के उसके गुण को वो नष्ट कर देता है। तो अगर हमारा सर उत्तर की तरफ होगा
तो नॉर्थ पोल की जो मैग्नेटिक ऊर्जा है वो हमारे बुद्धि को नष्ट कर देगी, नष्ट कर देगी। हाँ। अच्छा। इसीलिए कहा गया है, हमारे शास्त्र में कहा गया है कि उत्तर की तरफ सर रख के नहीं सोना चाहिए, और उसका दूसरा वर्जन ये है कि दक्षिण की तरफ पैर रख के नहीं सोना चाहिए। तो अरविंद जी, फिर आपने जैसे एक बात बताई कि उत्तर की तरफ सर रख के नहीं सोना चाहिए, पर क्या वास्तु में आप लोग तो बहुत तरीके की बात करते हैं। आप कहते हैं बाथरूम को नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए, किचन यहाँ नहीं होना चाहिए, पता नहीं कितनी कितनी बातें कहते हैं। क्या हर चीज का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है आपके पास? देखिए, जरूर है। मैं कुछ चीजों को तो जरूर यहाँ पर आपको बता सकता हूँ। जैसे शास्त्र कहता है देवालयम या भवनम मठस्य भानु करव वार भिरव भिन्नम, मतलब देवालय हो, मठ हो, अगर वो सूर्य की दिशा के विपरीत हो तो उस जगह पर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ये एक शास्त्र का उदाहरण हो गया। लेकिन अगर उसी चीज को हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो विज्ञान भी यही कहता है कि जिस जगह पे सूर्य की ऊर्जा नहीं आती है वो जगह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वहां पर आप देखेंगे कि बहुत सारी बीमारियां और बहुत सारी चीजें, मुश्किलें पैदा होती हैं। और इस चीज को कई बार अखबारों में भी ये निकला है। आप देखेंगे कि जिस देश में सूर्य बहुत कम निकलता है, जहाँ डिप्रेशन बहुत है, मानसिक तनाव बहुत है, चिड़चिड़ा है, वो लोग सुसाइड कर लेते हैं। ऐसा बहुत सारे अखबार में कवरेज है, आपको मिल जाएगा, आप देखेंगे तो हर चीज का वैज्ञानिक कारण है। मनुष्य अपने जीवन में कैसे स्वस्थ रहे, सुखी रहे, प्रसन्न रहे और उसकी आध्यात्मिक भौतिक उन्नति हो, यही वास्तु है और कुछ नहीं है। कैसे काम करता है वास्तु? हाउ डज इट वर्क? ये दिशाओं के आधार पर, उसके सिंक्रोनाइजेशन के आधार पर काम करता है। जैसे हमारे पृथ्वी है तो पृथ्वी की चुंबकीय ऊर्जा जो आती है उसको हम बोलते हैं वाइटल एनर्जी, और सूर्य की ऊर्जा को हम बोलते हैं, सूर्य की जो सौर ऊर्जा है उसकी एनर्जी है। इन दोनों ऊर्जाओं का जो पॉजिटिव ऊर्जा है उसका कैसे बैलेंस हो, किस चीज को कहाँ होना चाहिए और किस चीज को कहाँ होना चाहिए, उसी के बैलेंस और एनर्जी के बैलेंस, ऊर्जा के जो हमारी दिशा आ रही है उसको कैसे हम इतना पॉजिटिव सिंक्रोनाइजेशन कर लें कि वो हमारे लिए अनुकूल हो जाए। एक सिंपल भाषा में ये कहा जा सकता है। अच्छा, तो जब कुछ लोग कहते हैं ना कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमें इस जगह से बड़ी अच्छी पॉजिटिव वाइब आ रही है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मुझे अपने घर जाकर बड़ा सुकून मिलता है, मुझे बड़ा आनंद मिलता है, शांति मिलती है। ये सब वास्तु की ही वजह से हम फील करते हैं या अधिकांशतः ऐसा ही होता है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि अगर आपको भवन अपना बनाना है, घर बनाना है, और आप उसके लिए जमीन की इच्छा रखते हैं कि आप कोई लैंड ऐसा देखें जहां पे आप घर बनाएं, तो सबसे पहला आपको निर्णय ये लेना चाहिए कि ऐसे जमीन का चयन करना चाहिए जहां जाने के बाद आपके मन में हर्ष उत्पन्न होता हो, आप प्रफुल्लित होते हो और आपको खुशी आती हो उस जगह को, वही चीज को फीलिंग अच्छी आती हो। एक तो पहले ये देख लेना चाहिए, अगर वो आ रहा है तो आप समझिए कि ये चीज ठीक है आपके लिए। हाँ, और वही चीज को जब आप वास्तु के आधार पर देखेंगे तो भी आपको चीजें जब ठीक रहेंगी तो अपने आप ये चीजें आपको मिलेंगी। अच्छा। और कई जगह पर आप जाते हो तो आपको लगता है एक बड़ी मनहूसियत है, वहां जाने के बाद आपको कुछ काम करने का मन नहीं करता है, मन करता है कि आप जल्दी से यहाँ से बाहर चले जाएं, तो वो जगह अपने आप में वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं होगी, तभी ऐसा होता है। ओके। ये पौराणिक कथाओं में देखिए भगवान शिव को, महादेव को वास्तु से जोड़ा गया है। मैं समझना चाहती हूँ कि क्या क्या लिखा है हमारे पौराणिक कथाओं में, वास्तु का उल्लेख किस तरीके से किया है? देखिए, शिव जी तो हर विद्याओं के जनक कहे गए हैं, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो नृत्य हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो वास्तु के लिए भी वो एक सबसे मूल जो अगर देखा जाएगा तो शिव ही हैं। शिव जी से ही के पसीने से उत्पन्न एक दानव जिसका नाम मायासुर था, मायासुर जिसको बोलते हैं, उसी को मय दानव बोलते हैं। मय दानव के बहुत सारे ग्रंथों का भी उल्लेख है जिसको हम आज पढ़ते हैं, जिसमें मानसारा एक ग्रंथ है, मयमतम ग्रंथ है, बहुत सारे ग्रंथ हमारे शास्त्रों में अभी भी उपलब्ध हैं, उनके श्लोक उपलब्ध हैं। ये जो मय दानव है इसकी पौराणिक कथा मिलती है कि ये शिव जी से उत्पन्न हुआ है और इस मय दानव ने ही बहुत सारे चीज़ों की रचना की। हमारे महाभारत में भी जो इंद्रप्रस्थ नगरी थी युधिष्ठिर की, उसको मय दानव ने ही बनाया था। अच्छा। और ऐसा कहा जाता है कि रामायण में ये उल्लेख मिलता है कि ये रावण का जो ससुर है वो मय दानव ही था, मतलब रावण का ससुर मय दानव ही था। अच्छा। तो मय दानव की बहुत जगह पर चर्चा मिलती है। हाँ। और मय दानव के बहुत सारे ग्रंथ उपलब्ध हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं, आज के समय में भी उपलब्ध हैं।
तो ये जी। है उल्लेख हमारे हाँ जी, शास्त्रों में। हाँ जी। मैं दानव से आप कनेक्ट करते हैं वास्तु को, ठीक है। मगर ये जो देखिए वास्तु, जब आप वर्ड यूज करते हैं वास्तु, उसका अर्थ है बसने या वास करने योग्य। जी। अगर उसका लिटरल मीनिंग जो जी। मैंने डिक्शनरी में देख के निकाला, बसने या वास करने योग्य, तो ये वास्तु, ये शास्त्र कैसे तय करता है कि हमें कहाँ वास करना है? यही तो है। अब इस चीज को एक चीज थोड़े से शब्दों में नहीं समझा सकते, लेकिन हाँ। जैसे मैंने पहले कहा, वसति इसी वास्तु, जहां आपको बसने योग्य जगह हो वास्तु के अनुरूप, वहीं पर बसना चाहिए। उसी को संस्कृत शब्द में वास्तु कहा गया है। वास्तु शास्त्र, पूरा विषय जो है ये वास्तु शास्त्र है। आप मानते हैं कि ये टोटल विज्ञान है, कोई टोटका वोटका नहीं है? पूरा विज्ञान है। जो वास्तु हो या ज्योतिष हो, हाँ। ये पूरी वैज्ञानिक, साइंटिफिक है, पूरा विज्ञान से जोड़ते हैं। हमारे शास्त्रों में आपने अगर साधारण सी पूजा भी घर में कराते हैं तो हम संकल्प लेते समय बोलते हैं जम्बू द्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे। हमारे शास्त्रों में उसका उल्लेख मिलता है। आप देखेंगे जम्बू द्वीप बोला जाता है। द्वीप का मतलब होता है कि ऐसी जगह जहाँ के चारों तरफ समुद्र हो या पानी से घिरा हुआ हो, भूगोल की दृष्टि में अगर हम देखें। और आज से कई करोड़ वर्ष पहले वैज्ञानिकों ने निकाला है कि भारतवर्ष भी एक द्वीप ही था। ये हमारे ऋषियों को पता था, आज उसके संकल्प में हम बोलते हैं। तो उस समय तो ऐसी कोई घटना नहीं थी या कोई ऐसा वैज्ञानिक नहीं था, लेकिन उनको कैसे पता चला? कितना पुराना आपके हिसाब से वास्तु विज्ञान है, जितना अगर विज्ञान आप उसे कह रहे हैं तो? इसका वर्णन तो हमारे वेदों में भी मिलता है। वेदों में वास्तुपति नाम के कुछ श्लोक के ग्रंथ आते हैं, जिसमें उनसे एक आराधना की गई है, उनसे प्रार्थना किया गया है कि हमको अच्छी भूमि प्रदान करें, अच्छे घोड़े प्रदान करें, अच्छे पशु पक्षी प्रदान करें, जिससे कि हमारे जीवन में उन्नति हो, प्रगति हो। ये हमारे वेदों में भी ऐसे श्लोक आए हैं। और वेद अगर पुराना है तो वास्तु भी उतना ही पुराना है। अरविंद जी, एक सवाल पूछूं आपसे, मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस पर यह सवाल, कुछ ऐसे मंदिर, मैं बहुत नहीं जानती हूँ, लेकिन कुछ ऐसे मंदिर हैं जहां आप बस पाँव रखेंगे अंदर ना, आपको बड़ी शांति की अनुभूति होती, बहुत जबरदस्त। जिसमें कि एक सिद्धि विनायक ऐसा एक मंदिर है जहां मुझे लगता है मैं घुसती हूँ अंदर, मुझे लगता है कि किसी और स्पेस में आप चले जाते हो, अजीब सी अच्छी शांति मिलती है। ये जो क्यों? भी ऐसा इसलिए है कि हमारे जितने भी प्राचीन मंदिर हैं, मैं केवल एक मंदिर की बात नहीं कर, जितने भी प्राचीन मंदिर हैं उसमें आप देखेंगे वास्तु की संरचना का बहुत ध्यान रखा गया है। अच्छा। मंदिर के विषय में भी कई सारे अलग ग्रंथ मिलते हैं कि मंदिर का निर्माण कैसे होना चाहिए वास्तु के हिसाब से। अच्छा। उसमें गर्भगृह कहाँ होना चाहिए, ध्वजा कहाँ होना चाहिए, गोपुर कैसे बनना चाहिए, द्वार कैसे बनना चाहिए, कौन कौन से शुभ चिन्ह का उल्लेख होना चाहिए, मंदिर में भगवान की मूर्ति की स्थिति कितनी ऊपर होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें वास्तु के आधार पर हमारे ग्रंथों में बताई गई है। जैसे आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण बताइए ना। तिरुपति शहर में एक मंदिर है, तिरुपति बालाजी का, ये सब लोग जानते हैं और बहुत प्रसिद्ध है, बहुत ख्याति है। वहाँ लोग दर्शन करने जाते हैं। भारत के मुझे लगता है कि अधिकांशतः लोग वहाँ जरूर दर्शन करने की इच्छा रखते हैं। आप उसका भौगोलिक दृष्टिकोण से देखेंगे, उसका मैप देखेंगे तो आपको पता चलेगा पूरी तरह वास्तु की संरचना के आधार पर बना हुआ है। मंदिर के ठीक ईशान कोण में सरोवर है। ओके। और ईशान कोण में जल की स्थिति होना वास्तु के हिसाब से अतीव शुभकारी मानी गई है। हमारे ग्रंथों में जैसे हम लोग बताते हैं वास्तु में कि ईशान कोण में आप बोरिंग करा लें, पानी की स्थिति रखें, अंडर वाटर टैंक बनाएं, वही चीज वहां पर है। आप बहुत सारे मंदिरों में देखेंगे जो भी प्रसिद्ध हुए हैं, जो ख्याति प्राप्त हैं, वो उनकी वास्तु की संरचना बहुत ही अद्भुत है। अच्छा, बहुत ही अद्भुत। जो लोग वास्तु में नहीं मानते उनको क्या कहेंगे अरविंद जी? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये विज्ञान है, इसको किसी धर्म से जोड़ने की जरूरत नहीं है। हमारे जो ऋषि थे, इन्होंने कोई रॉयल्टी के आधार पे कोई पुस्तक नहीं लिखी है। इन्होंने मानव जीवन के कल्याण के लिए बातें बताई हैं जो हर व्यक्ति अपने जीवन में अनुसरण कर सकता है। तो मुझे लगता है कि सबको करना चाहिए, सबको करना चाहिए, सबको करना चाहिए। अच्छा, अब कुछ सवाल ऐसे जो लोग जानना चाहते हैं ना, क्वेश्चंस जैसे मेरी बाथरूम की स्थिति ये है तो इसे बदलना चाहिए, मेरा द्वार किधर होना चाहिए, इस टाइप के बहुत सारे सवाल हमारे पास आए हैं। तो पहला आप मुझे ये बताएं कि घर का मुख्य द्वार किस दिशा में शुभ होता है? देखिए, शास्त्र के आधार पर अगर मैं बोलूं
हाँ। तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, कुछ लोग समझते हैं कि कुछ दिशा शुभ होती है, कुछ दिशा अशुभ होती है। शास्त्रों में कहा गया है चारों दिशाओं में घर का द्वार बनाया जा सकता है, लेकिन अच्छा। शास्त्र ये कहता है कि उसकी परिकल्पना है कैसे बनाना चाहिए। उसकी परिकल्पना ये है कि आप अगर कोई जमीन ले रहे हैं तो उसका 9 भाग करें। शास्त्र के आधार पे 9 भागम गृहम कृत्वा 5 भाग तु दक्षिणे त्रिभाग मुत्रम कृत्वा शेष द्वार प्रकल्पयेत। मतलब अगर आपको जिस जमीन पे घर द्वार मकान बनाना है, हाँ। उसमें आप उसके 9 भाग करिए, ठीक है। और उसका 5 भाग दाहिने दक्षिण दिशा की तरफ छोड़ दीजिए और 3 भाग बाएं उत्तर दिशा की तरफ छोड़ दीजिए। जो चौथा पद है उस चौथे पद में आप किसी भी दिशा में द्वार बना सकते हैं। लेकिन आज के परिवेश में बहुत जगह पर यह संभव नहीं है। नहीं है, फ्लैट सिस्टम है, संभव नहीं है। तो उस अनुसार आप उत्तर और पूर्व की दिशा हमेशा शुभ कही गई है। उसमें आप अगर आपका द्वार होता है तो निश्चित रूप से पूर्व की दिशा काफी शुभ है। अगर आपके पास ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि आप पद के आधार पर द्वार बना सकें, तो उत्तर और पूर्व की दिशा द्वार के लिए विशेष रूप से शुभकारी कही गई है। नॉर्थ एंड ईस्ट। नॉर्थ एंड ईस्ट। नॉर्थ एंड ईस्ट, ओके, ऑलराइट। अभी पहले और ये भी बात मुझे अरविंद जी बताइए कि वास्तु सिर्फ घर के लिए, जमीन के लिए बस, स्पेस, दैट्स ऑल, दैट्स वेयर वास्तु वर्क्स? नहीं, ये हर चीज के लिए, जहां हम काम करते हैं, हमारा ऑफिस कैसा हो, हमारा हॉस्पिटल कैसा हो, हमारा जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो कैसा हो, हम इसको हर जगह यूज कर सकते हैं। मतलब आप वास्तु कॉर्पोरेट ऑफिसेज में भी यूज करें, आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में यूज करें, आप हॉस्पिटल में यूज करें। हमें ये पता होना चाहिए कि हॉस्पिटल में आईसीयू किधर बने जहां रिकवरी जल्दी हो, तेजी से हो। हमारे शास्त्रों में ये बताया गया है कि कुछ ऐसी दिशाएं हैं जहां पर अगर बीमार व्यक्ति को रखा जाए तो वहां रिकवरी फास्ट हो सकती है। तो ऐसा क्रिटिकल जो यूनिट होगा उसको हम उस दिशा में रख सकते हैं। और बीमारी के आधार पर भी कुछ दिशाएं हैं। आप सच में मानते हैं कि इससे असर होगा? मतलब एक हॉस्पिटल में आईसीयू वास्तु के हिसाब से बनाना चाहिए? मैंने अधिकांशतः ये देखा है कि जहां पर भी इस चीज की परिकल्पना को किया गया है, वहां पर हॉस्पिटल्स ने ज़्यादा अच्छी तरीके से लोगों को सेवा की है और ठीक किया है। अच्छा, मेरे पास बहुत सारे उदाहरण हैं इसके। अच्छा, पर अब बताइए कि ज़्यादातर आजकल तो हम लोग फ्लैट्स में रहते हैं। हाँ जी, अलग अलग फ्लोर्स पे फ्लैट्स में रहते हैं। मेट्रो देखिए, टाइप 2 सिटीज भी देखिए, टियर 2 टियर 3 सब जगह अब तो ये फ्लैट सिस्टम हो गया। ज़मीन के तो घर की बात ही चली गई है। अब जब लोग फ्लैट में रहते हैं ना, तो वहां पर वास्तु के अनुरूप बहुत सारी चीजें करना संभव होता नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में जो लोग, जैसे मैं फ्लैट में रहती हूँ, आपका क्या ओपिनियन, क्या सजेशन हो हम जैसे लोगों के लिए जिसके पास इस चीज पर कोई कंट्रोल नहीं है कि मेरा द्वार किधर है, मुख्य द्वार किधर है, मेरी बालकनी किधर है, मेरा बेडरूम किधर होना चाहिए, इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। मैं इसके लिए ये कहना चाहूँगा कि जब वास्तु का मतलब ये होता है कि हम उसका चयन करते समय से ही उपयोग करें। ऐसा नहीं है कि हमने ले लिया है और उसके बाद हम देखें कि वास्तु सही है या गलत है। हमारा पहला कदम ही वहीं से शुरू होना चाहिए। अगर हम फ्लैट ले रहे हैं और उसमें मैक्सिमम चीज़ों को हम सही चुनाव कर लेते हैं तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए बेहतर हो सकता है। हमारा शास्त्र ये कहता है अल्पदोषम बहुगुणम न भयाय गृहादिकम। मतलब अगर उसमें दोष कम है, उसमें नेगेटिविटी कम है और गुण ज़्यादा है, उसमें उसके पॉइंट्स ज़्यादा हैं अच्छे चीज़ों के, तो ऐसे जगह पर रहा जा सकता है। और उसके बाद अगर कुछ उसमें मुश्किलें हैं तो कुछ चीज़ें जो बताई गई हैं वहाँ के चीज़ों को और अच्छा करने के लिए हम उसका भी उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। मगर आप घुमा फिरा के एक ही बात कह रहे हैं कि अगर आपको कोई भी जगह लेनी है तो पहले वास्तु देख लो। आप देखिए, जब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मेरा कोई कंट्रोल नहीं, तो आपका कहने का मतलब यही था कि आपको देख लेना चाहिए था लेने के पहले। हमारा शास्त्र ये कभी नहीं कहता है कि आप गलती करो और उसको सुधारो। हमारा शास्त्र ये कहता है कि गलती करने से बचो और उसके बाद भी अगर कहीं गलती हो जाए तो उसका उपाय करो। अच्छा, एक बात बताइए कि जब हम, जैसे अगर आपका अपना घर है, फ्लैट ही है मान लीजिए, हम अगर दिशा की बात करते हैं, है ना, तो ये कैसे पता लगाना चाहिए घर के किस पार्ट में खड़े होकर आपको
दिशा समझनी चाहिए कि घर में जैसे दरवाजा या रसोई किस दिशा में है, वे इनसाइड द हाउस मुझे कहाँ पे खड़े होना चाहिए, राइट इन द सेंटर ऑफ द हाउस, कहाँ से खड़े होकर हाँ जी। आपको ये आकलन करना चाहिए कि कौन किस दिशा में चल रहा है। जी, सामान्य तौर पर एक टेंटेटिव हमको सेंटर में खड़े होने की आवश्यकता रहती है, जहाँ से सेंटर आप में। चारों तरफ देख सकें कि यहाँ पर कॉम्पास रख के, आजकल मैग्नेटिक कॉम्पास बहुत इजीली हाँ, हाँ, अवेलेबल हाँ, हैं, हाँ। मोबाइल में भी मिल जाते हैं। तो आप वहाँ से एक देख सकते हैं कि हमारा बेडरूम किस दिशा में है, सेंटर से हमारा किचन किधर है, टॉयलेट किधर है, और इन सारी चीज़ों को डायरेक्शन मार्क करके आप, आज तो बहुत सारे इंजीनियर्स अवेलेबल हैं जिनसे आप लेआउट ड्राइंग में मार्किंग करके उसकी वास्तु की परिकल्पना कर सकते हैं उसमें। अच्छा, हाँ, तो सेंटर ऑफ द हाउस हाँ जी, और ब्रह्म कहीं भी स्थान। नहीं। ऐसे तो आप अगर एक्सपर्ट हैं तो कहीं भी रहेंगे तो आपको चीजें नहीं, समझ में आ हाँ, जाएंगी। नहीं, ये तो लेकिन लेमैन के लिए आप सवाल है ना। ब्रह्म स्थान में रहेंगे, हाँ। सेंटर से, तो आपको हर चीजों को समझने में ज्यादा आसानी होगी, और सेंटर से ही देखना चाहिए। अच्छा। ब्रह्म स्थान से ही देखना चाहिए। अच्छा, ओके। जो लोग फ्लैट में रहते हैं उनके लिए वास्तु के हिसाब से सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ आती है? आपके पास तो बहुत लोग कंसल्ट करने के लिए आते होंगे। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कुछ चीजें हैं जिसको तो हम एक बार गलती हो भी जाए तो उपायों के माध्यम से सुधारा जा सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें जिसका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जैसे टॉयलेट की पोजीशन, क्योंकि वो हम नहीं बदल सकते। अगर टॉयलेट आपका गलत दिशा में है तो उसके परिणाम कुछ मुश्किल भरे आ सकते हैं आपके जीवन में। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा ध्यान रखना चाहिए कि कितनी ज़्यादा खुली जगह किस दिशा में आपके पास है, इन द फॉर्म ऑफ विंडो, बालकनी या टेरेस है तो वो किस दिशा में है, उसका हमको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। फिर इंटरनल अरेंजमेंट, देखिए जो भी वास्तु है वो केवल किसी एक पॉइंट पर आधारित करके नहीं देखा जा सकता, इसको टोटल में देखने की ज़रूरत होती है। तो किसी भी घर का वास्तु अच्छा है या बुरा है उस पूरे घर को देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अगर किसी विशेष चीज़ पर अगर हमको ध्यान रखना है तो टॉयलेट पर हमको सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि वो कहाँ है। ठीक है, अगर किसी विशेष चीज़ पर ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली फ्लैट में रहने वाले लोगों के लिए, तो टॉयलेट के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। अब तो ये नेक्स्ट सवाल आपके लिए कि ये बहुत सुनने में मुझे मिलता है, हमारे घर में भी नॉर्थ ईस्ट में ही टॉयलेट था। टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए, और जैसे आपने बहुत सही तरीके से कहा कि उसका कोई उपाय हमारे पास नहीं है, या तो आप टॉयलेट बंद कर दीजिए, उसे यूज़ करना ही बंद कर दीजिए, जो कि बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो जब आप उपाय आपके हाथ में है नहीं फ्लैट में, उसमें वास्तु क्या उपाय करता है? जब अगर मैं उस टॉयलेट को नहीं तोड़वा सकती हूँ क्योंकि वो पूरी सिंक की लाइन वैसे ही चल रही है ना पूरी बिल्डिंग में, तो मैं तो तोड़वा नहीं सकती। तो क्या करेंगे? इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि चुनाव करने के समय ही हमें चीज़ों को देख लेना है, क्योंकि हमें पता है कि फ्लैट सिस्टम में हम ये नहीं कर सकते। नहीं, तो आप अज्यूम करिए कि वो फ्लैट अब ले लिया किसी ने, उसमें फिर वास्तु क्या उपाय बताता है? आप एक नॉर्थ ईस्ट बाथरूम के ही बता दीजिए। जैसा मुझे आपने बोला कि नॉर्थ ईस्ट का बाथरूम, नॉर्थ ईस्ट को संस्कृत में बोलते हैं ईशान्य कोण। ठीक है। ईशान्य कोण का मतलब होता है ईश्वर की दिशा। हाँ। ठीक है, जहाँ ईश्वर का वास हो, जहाँ हमको मंदिर बनाना चाहिए। ठीक है, शास्त्रों में यहाँ पर मंदिर बनाने की परिकल्पना मिलती है। तो जहाँ पर देवताओं का वास है, अगर हम वहाँ पर गंदगी कर रहे हैं, शौचालय बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ से हमें बहुत ही ज़्यादा दुष्परिणाम प्राप्त होंगे। अच्छा। इसलिए ईशान कोण में होना ही नहीं चाहिए। कुछ चीज़ का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। अच्छा। जैसे कुछ बीमारियों का कोई इलाज नहीं होता है, उसका बचाव ही उसका इलाज है, उसी प्रकार कुछ चीज़ों का कोई उपाय नहीं है। अगर कोई ये कहे कि मैं पिरामिड लगा दूंगा, मैं ये यंत्र लगा दूंगा, उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो अरविंद जी, आप ये कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में अगर शौचालय हो, नॉर्थ ईस्ट में अगर बहुत से और भी जगह है, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की बात नहीं है। हाँ। वो बहुत से और भी जगह पर दुष्परिणाम दे सकता है। हाँ। वो तो घर देखने के बाद, फ्लैट देखने के बाद, या बंगला मकान जिसका भी है, हाँ। वो देखने के बाद ही डिसाइड किया जा सकता है कि इसमें कितनी सुधार की संभावना है या नहीं है। ईशान कोण का महत्व जरा मुझे समझाइए, जो बार बार हर ईशान कोण कोण का महत्व है। अग्नि कोण का महत्व है, ईशान कोण का महत्व है, नैऋत्य का महत्व है, वायव्य का महत्व है। मगर ईशान कोण में हम कहते हैं कि यहाँ कुछ चीजें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। शौचालय बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देवता को हम सबसे पवित्र स्थान पर शुद्ध तरीके से रखते हैं। ठीक है, और वहां पर अगर हम यूरिनल या फिर टॉयलेट का प्रयोग करेंगे तो ये बहुत अच्छी बात नहीं होगी। ओके। तो हमें वो नहीं करना चाहिए। और अगर ऐसा किसी के घर में होता है तो
उसको उस घर को बदल देना चाहिए। नहीं तो क्या होगा? ईशान्य कोण में शौचालय होने के बहुत परिणाम ऐसे देखने को मिले हैं कि उनके घर में बीमारी बहुत ज़्यादा होती है। क्रिटिकल इलनेस, ऐसी बीमारियां जो या तो काफ़ी गंभीर हों या जिसका इलाज संभव ना हो, ऐसा ज़रूर देखा गया है। वो कई बार कुछ लोगों के घर में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, उसके व्यक्तिगत विल पावर और ग्रहों के आधार पर, लेकिन सामान्य तौर पर ये चीज़ें, बीमारी तो ज़रूर उसके घर में होंगी जो मुश्किलें पैदा करेंगी। कितनी विडंबना वाली बात है ना। देखिए, हम एक तरफ कहते हैं ज्योतिष शास्त्र में बिलीव करते हैं, है ना, ज्योतिषी में बिलीव करते हैं कि भाई हमारी किस्मत में लिखा है तो होगा, नहीं लिखा है तो नहीं होगा। लेकिन अगर हम ऐसे घर में जा रहे हैं जिसका बाथरूम या टॉयलेट ईशान कोण में, नॉर्थ ईस्ट में है, तो फिर हम ज़रूर बीमार पड़ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें एक साथ समझ में नहीं आती है अरविंद जी। अगर मेरी किस्मत में बीमार होना नहीं लिखा है और मैं ईशान कोण या नॉर्थ ईस्ट में रखा हुआ बना हुआ एक बाथरूम यूज कर रही हूँ, तो मुझे बीमार नहीं पड़ना चाहिए, राइट? आप तो ज्योतिषी भी हैं। जी, मैं इसको समझाना चाहता हूँ। हाँ, जैसे कि हम जानते हैं कि सरस्वती जी विद्या की देवी हैं, ठीक है, और अगर हम पढ़ें ना और केवल सरस्वती जी की उपासना करें तो क्या ये संभव है कि हम अपनी कक्षा में पास हो सकेंगे? मतलब इसका मतलब ये होता है कि पुरुषार्थ मतलब अपने कर्म को सही तरीके से करना भी है, ठीक है। अब जैसे ज्योतिष है, शास्त्र कहता है यथा हेकेन चक्रेन न रथस्य गति भवेत। जीवन के सफलता का जो रथ है वो दो चीज़ों पर आधारित है, एक कर्म पर और दूसरा भाग्य पर, ठीक है। कर्म हमारे हाथ में है, हम उसको ठीक कर सकते हैं, बदल सकते हैं, मेहनत से उसको अच्छा कर सकते हैं। और जो भाग्य है वो ग्रह जनित है, कुंडली जनित है, जैसा हम पैदा हुए हैं ग्रहों के आधार पर, उसमें जो चीज़ें कही गई हैं कि इस समय आपको ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन उसमें भी वेरिएबल है। उसमें ये है कि अगर हमें पता है कि ये समय हमारा मुश्किल है तो हम अपने लिए उस समय को प्रोटेक्शन के लिए अपना बचाव कर सकते हैं। नहीं अरविंद जी, क्या रिस्क नहीं कर सकते। अरविंद जी, क्या आप ये कहेंगे कि वास्तव में इतनी शक्ति है कि वो आपकी किस्मत बदल सकता है? क्या आप ये निश्चित रूप से। हम देखिए, जन्म कुंडली तो कोई भी व्यक्ति अपना बदल नहीं सकता है, जिस समय वो पैदा हुआ ग्रहों की स्थिति के आधार पर वो फिक्स हो गया। हाँ। लेकिन वास्तु एक ऐसा विषय है जो हमारे क्षमता के आधार पर हम उसको ठीक कर सकते हैं, बदल सकते हैं, या कहीं और जाके भी रह सकते हैं जो हमारे अनुकूल हो। तो हम अपनी जगह को अगर बदलते हैं और वहाँ से हमें एक अनुकूलता प्राप्त होती है और हमारा पुरुषार्थ भी अच्छा है, तो कई बार आप अपने मुश्किल समय में जो ग्रहों के आधार पर आपकी कुंडली में होंगे, उस समय में भी आप कम मुश्किलों में उस चीज़ को, उस समय को बाहर आप उससे निकल सकते हैं। आप मेरा जवाब नहीं दे रहे अरविंद जी। देखिए, मैं बार बार क्यों ये पूछ रही हूँ, क्योंकि एक तरफ कहते हैं ज्योतिष शास्त्र में कि ये भैया आपकी कुंडली, ये तो बस रिटन इन स्टोन है ना, इस आपकी कुंडली बन गई तो ऐसे ही होगा, नहीं, यही ऐसा होना नहीं है। है। फिर आया बीच में वास्तु, ऐसा नहीं है। अगर मेरी कुंडली में बीमार होना नहीं लिखा है और मैं नॉर्थ ईस्ट का बाथरूम यूज कर रही हूँ, तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी? देखिए, मैं वही पूछ रही, कौन किस पे हावी हो रहा है? मैं यही इसको नहीं, हावी की बात ही नहीं है। हाँ। हर चीज का अपना इक्वल महत्व है। जैसे योगासन करने से स्वास्थ्य निरोग रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपना भोजन भी संतुलित करना होता है। अब हम ये तुलना करें कि हमें अच्छा खाना चाहिए कि व्यायाम सही करना चाहिए, कौन भारी पड़ रहा है, तो ये ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि दोनों चीज़ों का एक अपना महत्व है, उन दोनों चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं आप अरविंद जी, लेकिन आगे बढ़ते हैं। ये बताइए कि घर के प्रवेश द्वार पर ऐसा क्या रखा जाए कि खुशहाली घर में बनी रहे? हमारे वास्तु के शास्त्रों के आधार पर जो भी आपके अनुकूल शुभ चिन्ह होते हैं, हाँ। जैसे स्वास्तिक हो गया, हाँ। कलश हो गया, हाँ। मत्स्य का कहीं पर चिन्ह मिलता है और ओम का चिन्ह मिलता है, तो जो भी हमारे शास्त्रों में शुभ चिन्हों के वर्णन है वो आप अपने द्वार पर, मुख्य द्वार पर उसको लगाएं। अच्छा। वो एक शुभता प्रदान करता है, नकारात्मक ऊर्जा को अंदर प्रवेश करने से रोकता है। तो हम ऐसे शुभ चिन्ह को घर पे के द्वार पे लगाएंगे तो निश्चित रूप से उससे बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। आप तो पंडित भी हैं, इसलिए आपके जवाब इस तरीके के भी आ रहे हैं। लेकिन अरविंद जी, आजकल आपने बाजार में देखा है वो ईवल आई, वो ब्लू कलर की ईवल आई, हर फॉर्म, साइज,
उसमें मिलती है ईवल आई। नहीं, हमारे शास्त्रों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है उस चीज का। आजकल बहुत सारी चीज, लोग राक्षस दैत्य के भी फोटो अपने मकान के बाहर लगा देते हैं कि नजर न लगे। हाँ। ये सब करना कोई शास्त्र आधारित बात नहीं है। अच्छा। हाँ, आप अपनी इच्छा से रख सकते हैं, मैं उसको मना भी नहीं करूंगा, लोग हाथ लेकिन उसका ब्रेसलेट कोई भी पहनते हैं ईवल आई का। प्रमाण नहीं है कि वो करने से चीजें ठीक हो जाती हैं। ऐसा है। शुभ चिन्हों को लगाना चाहिए जो हमारे लिए अनुकूल हो, अशुभ चिन्हों को नहीं लगाना चाहिए। हाँ, मगर ये जो आजकल के बच्चे ईवल आई की ब्रेसलेट पहन के घूमते रहते हैं, गले में ईवल आई टांग के घूमते हैं। रुद्राक्ष पहनना चाहिए, रक्षा सूत्र पहनना चाहिए, ये सब पहनना चाहिए जो हमारे शास्त्रों में कहे गए हैं। रक्षा सूत्र कौन से? जो सामान्य लाल धागे, मौली जिसको हम बोलते हैं, वो रक्षा सूत्र है। मौली जिसको बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। घर के अंदर कौन से पौधे रखने चाहिए अरविंद जी? अगर आपका घर बड़ा है तो आप बहुत सारे पौधे रख सकते हैं। वैसे शास्त्रों में कहा गया है कि घर के अंदर वो ही पौधे रखने चाहिए जिनमें कांटे ना हो, जिसमें कांटे ना हो। अच्छा। और जिसमें वृक्ष को तोड़ने पर दूध जैसा सफेद पदार्थ न निकलता हो। अच्छा। तो ये इसका शास्त्रों में उल्लेख है, प्रमाण है। अच्छा। और मैं जो भी कहूंगा प्रमाण के आधार पर कहूंगा। अच्छा। तो ऐसे वृक्षों को घर के अंदर नहीं प्रयोग करना चाहिए। जैसे गुलाब का अगर प्लांट हो तो उसमें कांटे हैं, तो उसे घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। घर के अंदर नहीं, बागीचे में बाहर आपका बड़ा गार्डन है वहां लगाइए। अच्छा, बालकनी में रख लीजिए। बालकनी में रखिए। बालकनी जैसे आप सिर्फ फ्लैट सिस्टम की हम बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। ठीक है। हम पूरे देश में हर जगह के लोगों की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ। तो हम बात ये करेंगे कि जो वृक्ष फलदार हों, हाँ। जो वृक्ष सुगंध प्रदान करते हों, जिसमें फूल आते हों, और जो कांटेदार ना हों, ऐसे वृक्षों को घर के अंदर लगाना चाहिए। बाकी अगर कोई वृक्ष आप लगाना चाहते हैं तो अगर आपका बड़ा घर है तो आप उसको बागीचे में लगा सकते हैं, अपने उद्यान में लगा सकते हैं। अच्छा, ओके, ठीक है। एक बात बताइए, वैसे तो हम लोग अगर गृह प्रवेश करते हैं तो जनरली डेट निकलवाते हैं पंडित से, शुभ डेट पूछते हैं कि कौन सी तारीख अच्छी है, किस दिन पूजा होना चाहिए, किस दिन हम नए घर में प्रवेश करें। मगर कोई जनरलाइज्ड अरविंद जी ऐसा कोई महीना जो आप कहेंगे कि ये महीना ही बड़ा शुभ होता है, यहाँ आप बिना सोचे समझे कर सकते हैं गृह प्रवेश, ऐसा कुछ है? देखिए, पंचांग के आधार पर जो तिथि या नक्षत्र बनते हैं, जिसमें मुहूर्त बनते हैं, वो हमेशा हर वर्ष फिक्स नहीं होते हैं। ठीक है। उसमें होता क्या है कि कुछ विशेष चीज मैं आपको बता देता हूं, जैसे मंगलवार, शनिवार और रविवार। हाँ। इन तीन ग्रहों को, जो मंगल ग्रह है, शनि ग्रह है और सूर्य को, हम क्रूर ग्रह मानते हैं, एंग्री प्लैनेट मानते हैं। एंग्री प्लैनेट्स। हाँ, तो इनके तिथियों को, इनके वार को अवॉइड करना चाहिए। ट्यूसडे, सैटरडे और संडे को। बाकी आप सोमवार को, बुधवार को, शुक्रवार को, गुरुवार को, इनको सौम्य ग्रह मानते हैं, सॉफ्ट प्लैनेट मानते हैं। तो इनके तिथियों वार को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा। और विशेष रूप से चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा, ये तीन तिथियों का हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। बाकी तिथियां, बाकी मुहूर्त के आधार पर वो डिसाइड होंगी पंचांग के आधार पर। ये ज्योतिष का विषय है, तो इसमें बहुत बार आपको फिक्स डेट नहीं मिलता, तो पंचांग दिखाना ही ज्यादा। हाँ, आप एक्सपर्ट से सलाह लेकर आप उस मुहूर्त को देखें, वो ज्यादा सही। ओके। ये बताइए अरविंद जी कि इस दुनिया में वास्तु के लिहाज से सबसे योग्य इमारत कौन सी है? कुछ आइडिया है आप लोगों को जो बिल्कुल परफेक्टली वास्तु के हिसाब से बनी हो? देखिए, मैं देश के बाहर की तो बात नहीं कर सकता। मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे देश में जो प्राचीन मंदिरों को बात करें तो वो वास्तु के हिसाब से बनी है, जिसमें लिंगराज टेम्पल हम देख सकते हैं, जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है वो भी वास्तु के हिसाब से काफ़ी अनुकूल है। तिरुपति बालाजी का जो टेम्पल है वो काफ़ी अनुकूल है। तो हमारे मंदिर काशी में आएंगे तो आप देखेंगे दुर्गा टेम्पल है, वो काफ़ी वास्तु के अनुरूप बना हुआ है। अच्छा। तो मंदिरों काशी का दुर्गा टेम्पल। हाँ। अच्छा। वहाँ पर आप देखेंगे कि दुर्गा मंदिर के ठीक उत्तर दिशा में सरोवर है। अच्छा। और पूरी परिकल्पना काफ़ी अच्छी की गई है। वैसे आपको और भी मंदिर मिलेंगे, दक्षिण भारत के बहुत सारे मंदिर आज भी, वहाँ पर वास्तु के बहुत सारी चीज़ों को आप देख सकेंगे, प्राचीन समय के जो आज भी उपलब्ध हैं मंदिरों में आपको दिखेंगे। क्या महाकाल उज्जैन वाला मंदिर भी बिल्कुल वास्तु पर है? कुछ आइडिया आपको? मुझे लगता है कि अभी जो कॉरिडोर बना है उसमें एक्सपर्टों ने तो राय लिया होगा कि वास्तु के हिसाब से कैसे है। उस पर हम अभी कुछ बता नहीं सकते कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें देखी हैं, लेकिन प्राचीन मंदिर तो निश्चित रूप से वास्तु के आधार पर ही था। जी, ये कहा जाता है अरविंद जी कि जब आप ज़मीन खरीदते हैं तो ज़मीन में 24 उंगल जैसी आप खुदाई कर लें, 24 उंगल तक खुदाई कर लें, मिट्टी बाहर निकालें और फिर उसी मिट्टी को
वापस उसी जमीन में भरने की कोशिश जी। करें। वो पूरा भर जाए तो बड़ी अच्छी बात है, ना भरे तो शायद वो जगह ठीक नहीं है। ये क्या बात है, ये कितनी इसमें सच्चाई है? देखिए, हमारे शास्त्रों में भूमि परीक्षण के कई तरीके मिलते अच्छा। हैं। भूमि परीक्षण के 2 प्रमुख तरीके जो प्रचलित हैं, हाँ। कि हमको अपने हाथ के बराबर, जो हमारी हाथ है, ये इसको हम एक हाथ बोलते हैं। प्राचीन समय में जो हमारा मेजरमेंट होता था वो हाथ और दंड के आधार पर होता था। तो एक हाथ के बराबर गड्ढा करें, चौकोर वर्गाकार हो, और उसकी गहराई भी एक हाथ के बराबर हो। जी। उसको या तो मिट्टी को ही हम उसमें दोबारा भर दें, अगर मिट्टी बच जाती है तो वो जगह अच्छी है। और अच्छा, मिट्टी अगर बच जाती है भरने तो के बाद भी बच ज्यादा जाती रहती है, अच्छा, अच्छा। तो वो अच्छी भूमि है। अच्छा। और अगर मिट्टी कम पड़ जाती है भरने में तो वो खराब भूमि है, उस जगह पर भवन का निर्माण नहीं करना चाहिए। इसका वैज्ञानिक कारण ये है कि हाँ। अगर जमीन ठोस नहीं होगा, हाँ। तो वहां पर मिट्टी हमेशा कम पड़ जाएगी। जहां पे मिट्टी दलदली होगी, हाँ। वहां आपको मिट्टी कम पड़ जाएगी, और जो जमीन ठोस होगी, आप मिट्टी निकाल के जब दोबारा भरेंगे तो वहां जमीन पे आपको मिट्टी बच जाएगी। तो ऐसे भूमि को ही चुनना चाहिए। दूसरा विधि ये है कि हमको उसमें पानी भर देना चाहिए। गड्ढा करने के बाद पूरा पानी लेवल तक भर देना चाहिए। अच्छा। और 100 कदम आगे जाकर वापस आना चाहिए। और अगर उसमें पानी थोड़ा ही बहुत कम हुआ है और पानी है, तो जमीन भूमि बहुत अच्छा है। और अगर उसमें पानी काफ़ी कम हो गया है लेकिन कुछ है और दलदली मिट्टी भी है, तो वो मध्यम श्रेणी की भूमि है। और अगर सूख गया और क्रैक्स पड़ गए उसमें, तो वो अशुभकारी है। तो 100 पानी भर के बस 100 ही कदम दूर जाना है? हाँ, वो एक टाइमर के तरीके से हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि आप उसको टाइमर के तरीके से इस्तेमाल करें। और आएं और उतने समय में आप उसको देख लें। तो 100 कदम तो बहुत कम समय है। हाँ, 100 कदम उतने में ही आपको पता चल जाएगा। क्योंकि अगर मिट्टी आपकी मजबूत नहीं होगी, जिसको बोला जाए कि काफी गरिष्ठ या ठस नहीं होगी, जिसको हम अपने साधारण भाषा में बोलते हैं, तो उसमें पानी जो है बहुत जल्दी आपका सोख लेगा। अच्छा। और अगर मिट्टी काफी दृढ़ है, मजबूत है, तो वहां पर पानी रुकेगा आपका। तो इसलिए ये 2 परीक्षण का ज्यादा प्रचलन है। ऐसे और भी बहुत सारे विधाएं हैं। भूमि का चयन करने के लिए उसके रंगों का, उसके स्वाद का, वहां पे किस तरीके के वृक्ष उगते हैं, उसका आकार कैसा है, ये सारी चीजें, उसमें किस तरीके के जीव जंतु रहते हैं, तो ये सारी चीजों को देखने का विधान है। अरविंद जी, सवाल एक और, पीपल का पेड़, पीपल के पेड़ के बारे में बहुत सारी बातें बताई जाती है ना, किसका वास किसका नहीं, लोग बोलते हैं ना। तो पीपल का पेड़, क्या अगर मान लीजिए जमीन का घर आप बना रहे हैं, तो क्या पीपल का पेड़ आपके प्रेमिसेस में होना अच्छी बात है या नहीं होना चाहिए? अगर आपका प्रेमाइसेस बड़ा है, अगर आप बहुत बड़ा घर बना रहे हैं, तो पीपल का वृक्ष होता है। हमारे शास्त्र में कहा गया है पूर्व की दिशा में जो है पीपल का वृक्ष हो सकता है। लेकिन अगर आपका घर छोटा है, आप छोटा सा ही बना रहे हैं, क्योंकि आज के समय में जरूरी नहीं है कि सबके घर बड़े हों, तो वहां पर अवॉइड करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और पीपल का वृक्ष जो होता है वो बहुत प्राचीन, मतलब कई वर्षों तक रहता है। और उसमें देवताओं के भी वास कहे गए हैं, और कई बार उसमें ऐसा भी कहा गया है कि पितरों के लिए भी लोग उसमें पूजा करते हैं श्राद्ध के समय। तो ऐसे वृक्षों का वास है, ये भी तो कहते हैं ना लोग, वो भी तो कहते हैं लोग पीपल के पेड़ के बारे में। पितरों का ही वास बोलूंगा अपने शब्दों में जी। तो ऐसे जगह से शास्त्र ये कहता है कि उसकी हाइट से, आपके मकान की जो हाइट है, वो दुगनी दूरी होनी चाहिए। अगर आप मतलब 100 फुट की ऊंचाई का मकान बना रहे हैं, तो 200 फीट अगर दूर पर कोई वृक्ष है ऐसा जो अशुभ है, जो भी है अशुभ है आपके लिए, अगर 200 फीट से ज्यादा की दूरी पर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो उतनी डिस्टेंस रखनी चाहिए। आपके भवन के हाइट से दुगनी डिस्टेंस पर अगर कोई मंदिर है, कोई ऐसा वृक्ष है जो अनुकूल नहीं है, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर उसके नजदीक है तो उस जगह को अवॉइड करना चाहिए। क्या होता है ना अरविंद भाई कि ये लोग ऐसी धारणा रखते हैं कि जैसे आप बहुत थक गए हो, आप परेशान हो, आप डिप्रेशन में हो, तो लोग कहते हैं कि पीपल के नीचे जाकर थोड़ी देर बैठो, अच्छा लगेगा, आपके अंदर शक्ति आएगी। लेकिन अगर आप पीपल के बिल्कुल आसपास रह रहे हो, तो ऐसी धारणा है लोगों में कि अगर आप हमेशा ही पीपल
पेड़ के पास रहते हो तो वो आपकी शक्तियां खींचता है, आपकी शक्ति अपनी तरफ खींच लेता है। इसलिए मैं ये सवाल हमारे पूछ रही थी। शास्त्रों में हाँ। कुछ चीजों पर बहुत स्पष्ट उल्लेख मिलता है। जी। जैसे मंदिर के ठीक सटकर मकान नहीं बनाना चाहिए। ओके। ठीक है। हाँ। और जो बहुत महत्वपूर्ण वृक्ष होते हैं जैसे बरगद के, पीपल के, इनके बहुत नजदीक नहीं अगर आप हैं तो ठीक है। क्यों? क्योंकि इन जगहों की ऊर्जा बहुत तीव्र होती है और तीव्र ऊर्जा हम उसको ग्रहण करने में बहुत बार सक्षम नहीं होते हैं। तो इस तीव्र ऊर्जा से हम अपने आप को हर समय उसके अगर हम क्षेत्र में रहेंगे तो ठीक नहीं है। हमें क्षणिक मंदिर में जाते हैं, वहां दर्शन किए, कुछ देर बैठे, वापस आए। अगर हम लगातार उसके नजदीक हैं तो ये ऊर्जा हमारे शरीर को कई बार अलग तरीके से प्रभाव दे सकती है। तो मंदिर के पास घर मंदिर के पास भी उसकी दूरी का ख्याल रखना चाहिए। हमारे शास्त्र ये कहता है कि सूर्य की किरणें जो जैसे 4 प्रहर होते हैं दिन के और 4 प्रहर रात के, 8 प्रहर कहे गए हैं। तो पहले प्रहर और चौथे प्रहर में अगर कोई भवन है या मंदिर है, उसके शिखर का आपकी परछाई आपके मकान पे या भवन पे पड़ता है तो शुभ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरे और तीसरे प्रहर का परछाई अगर आपके भवन पे या मकान पे पड़ रहा है तो वो अशुभ है। चाहे वो वृक्ष हो, चाहे वो मंदिर का शिखर हो। अच्छा। उससे दूरी रखना चाहिए। दूसरे और तीसरे प्रहर की परछाई तभी पड़ेगी जब आपका घर मंदिर के या उस वृक्ष के नजदीक होगा। ओके, ओके। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये तो अरविंद भाई, मगर आप यही कह रहे हैं कि मंदिर के बिल्कुल नजदीक घर नहीं बनाना। हाँ। पीपल और बरगद के पेड़ से दूरी बना के रखना है, उससे भी दूरी रखना चाहिए। वहाँ नकारात्मक ऊर्जा की तीव्रता ज़्यादा है और जहाँ बहुत ज़्यादा तीव्र ऊर्जा सकारात्मक भी है तो हमें ट्रीटमेंट के तौर पर अपने को जाना है और उस जगह पर कुछ देर रुक कर चले आना है। हर समय हम वहाँ रहेंगे तो या तो हमको अपने आप को उसके अनुकूल बनाना पड़ेगा। अच्छा। तब हम उस चीज को ग्रहण कर पाएंगे। तो तीव्र ऊर्जा से थोड़ी दूरी बना के रखिए। हाँ। हर समय वहां पास मत रहिए। अच्छा, ठीक है। हमने आप देखिए, आपने ये बात शुरू में भी कही ना कि दक्षिण की तरफ सर रखकर सोना चाहिए। ये जो हेडबोर्ड की बात बार बार आती है कि उत्तर दिशा की तरफ हेडबोर्ड रखकर नहीं सोना चाहिए, क्या वो बिल्कुल हमेशा दक्षिण की तरफ होनी चाहिए? नहीं, हमारा शास्त्र इसमें एक बात कहता है, मैं इसको एक श्लोक के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। हमारा शास्त्र ये कहता है, प्राक्षिरे शयने विद्याम दक्षिणे सुख संपदाम पश्चिमे प्रबलाम चिंताम हानि मृत्यु तथोत्तरेत। मतलब कि अगर आप सूर्य की दिशा की तरफ, प्राक्षिरे, प्राची की तरफ सर रख के सोते हैं तो आपकी बुद्धि बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा। दक्षिणे सुख संपदाम, दक्षिण की तरफ सर रख के सोते हैं तो सुख और संपत्ति बढ़ेगा, वैभव बढ़ेगा। और पश्चिम की तरफ सर रख के सोते हैं तो स्ट्रेस बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा। और यदि उत्तर की तरफ सर रख के सोते हैं तो ये मृत्यु के समान आपको कष्ट देने वाला होगा। वाह! तो ये 4 दिशाओं आपने समझा दिया। 4 दिशाओं में से 2 दिशाएं जो हैं, जिस तरफ हम सर रख के सोएं तो हमारे लिए अनुकूल है। वो है पूर्व की दिशा और दक्षिण की दिशा। पूर्व की दिशा और दक्षिण की दिशा मतलब साउथ और ईस्ट में आप हेडबोर्ड रख सकते हैं, बाकी 2 दिशाओं में मत रखिए। हाँ जी। ओके। सच में असर पड़ता है अरविंद जी? ये फिर वही बातें आती हैं जैसा मैंने पहले बताया कि जो मैग्नेटिक ऊर्जा है, ये सारी चीजें उसी से संचालित हो रही हैं। हाँ, जो हमारी, उसको हम जैवीय ऊर्जा बोलते हैं। हमारे पृथ्वी पर जो भी चीजें पनप रही हैं, जो विकसित हो रही हैं, जिसमें चेतना है, उसके लिए ऊर्जा चाहिए। बिना ऊर्जा के वो नहीं हो सकता है। और वो ऊर्जा हमें सूर्य के प्रकाश से मिलती है और कुछ ऊर्जा हमें हमारे चुंबकीय तरंगों से भी प्राप्त होती है। अगर घर में रसोई गलत दिशा में बना हो, अब तोड़ नहीं सकते रसोई, बताइए क्या करें? देखिए, रसोई जो एक जगह होती है, उसका सीधा संबंध आपके स्वास्थ्य से होता है जी। क्योंकि जो भोजन वहाँ आप बनाएंगे वो आपके स्वास्थ्य के लिए या तो अच्छा होगा या तो खराब होगा। अगर हमारा रसोई सही दिशा में नहीं है तो वहाँ से स्वास्थ्य की बहुत सारी समस्याएं परिवार में लोगों को हो सकती हैं। तो शास्त्र तो यही कहता है कि रसोई ठीक जगह पर होनी चाहिए। आजकल एक बड़ा प्रचलन है कि ईशान्य कोण में मंदिर होना चाहिए, अग्नि कोण में रसोई होना चाहिए। ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा देखा गया है, हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि इसके अलावा भी बहुत जगह पर रसोई हो सकती है। बहुत सारे और ऑप्शन हैं। अच्छा।
जैसे आप पूर्व दिशा में भी रसोई बना सकते हैं, ईशान्य कोण में भी रसोई बना सकते हैं। हाँ, ईशान्य कोण में जो रसोई होगा वहां सात्विक भोजन ही बनना चाहिए, क्योंकि वो ईश्वर की दिशा है। वहां तामसिक गुण के भोजन का प्रयोग नहीं हो सकता। मतलब आप नॉनवेज नहीं बना सकते, यही कह रहे हैं आप? नॉनवेज तो वैसे भी नहीं खाना चाहिए। अरविंद जी, नॉनवेज खाना या नहीं खाना चाहिए वो तो प्रेफरेंस वाली बात हुई। वो तो एक अलग बात है, मैं उस विषय पर हाँ, कोई वो नहीं करना चाहता। हाँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सात्विक भोजन जहाँ आप बनता हो, हाँ, वो ईशान्य कोण में भी बन सकता है हमारे शास्त्रों के नहीं, आधार पर सवाल ये है कि चलिए गलत ही बना हुआ है रसोई, उसमें उपाय क्या करें ये बताइए। अब नहीं कुछ कर सकते, तोड़ नहीं सकते, उपाय क्या करें? कुछ चीजें जितना हम ठीक कर सकते हैं। हाँ, आप अपने किचन के जो कुकिंग प्लेटफॉर्म है उसकी दिशा को ठीक करिए, अपने स्टोरेज को ठीक करिए, अपने फ्रिज की पोजीशन को ठीक करिए, अच्छा, अपने सिंक के ओरिएंटेशन को ठीक करिए। इससे असर पड़ेगा? देखिए, हम जो सवाल नहीं आता है उस पे दिमाग लगाने से बढ़िया जो क्वेश्चन आंसर आते हैं उसको करना चाहिए, कर लेना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जितना हम बेटर से बेटर कर सकें उतना करना चाहिए। अच्छा, हमेशा अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये जो पिरामिड उस टाइप की वस्तुएं लगाते हैं ना, बहुत सारे वास्तुशास्त्र वाले लोग आते हैं, वो कहते हैं यहाँ पे पिरामिड रख लो, यहाँ पर भगवान की मूर्ति रख लो, इन सब से कितना असर और कितना अंतर होता है? देखिए, पहली बात तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो ये वास्तु है ये हमारे शास्त्रों में आया हुआ विषय है, ठीक है। उसका एक प्रमाणिक बहुत सारे ग्रंथ मिलेंगे, 100 से ऊपर के ग्रंथ आज के समय में उपलब्ध हैं जिसमें कि वास्तु की परिकल्पना बताई गई है, ठीक है। ऐसा कोई भी ग्रंथ आज के समय में उपलब्ध नहीं है जिसमें पिरामिड का वर्णन मिलता हो कि इसको प्रयोग करने से आपका वास्तु ठीक हो जाएगा। पिरामिड जो है इजिप्शियन, मिस्र की सभ्यता से आया हुआ एक वस्तु है, और वो हमारे वास्तु से कुछ जुड़ता नहीं है। नहीं जुड़ता है? वो तो मिस्र की सभ्यता का है, हमारे शास्त्रों में तो उसका कोई उल्लेख नहीं है। ओके, तो ठीक है, अब कुछ लोगों ने उसका प्रयोग किया है, उसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। करते हैं कि नहीं? लेकिन मैं तो नहीं करता, मैं तो शास्त्रों में बताए गए चीजों का प्रयोग करूंगा। अच्छा। शास्त्र में जो चीज कहा गया है उसका प्रयोग करो। अच्छा। मैं क्यों ऐसी चीजों का प्रयोग करूं जो हमारे ग्रंथों में ही नहीं है वास्तु के, लेकिन वास्तु के आधार पर उसका प्रयोग किया जा रहा है। अरविंद जी, पिरामिड तो पता नहीं कितनी जगहों मैंने देखा होगा जो वास्तुशास्त्र के लोगों ने या आप जैसे पंडितों ने ये बताया है कि भाई यहाँ पिरामिड रखो तो ये दोष खत्म हो जाएगा। आप जैसों की बात मत करिए, जितने भी लोगों ने ग्रंथों का अध्ययन किया है वास्तु का, ठीक है, और नहीं, जो वास्तुशास्त्र प्रैक्टिस करते हैं वो लोग तो ये पिरामिड तो ऑलमोस्ट हर जगह हमने देखी है। नहीं, जो भी आपको एक्चुअल वास्तुशास्त्री होगा, जिसने ग्रंथों का अध्ययन किया होगा, शास्त्रों का अध्ययन किया होगा, उसको ये भली भांति पता है कि पिरामिड का उसमें कोई उपयोग नहीं, कोई उपयोग नहीं है। लेकिन लोग आज के भौतिक युग में उसका प्रयोग करना चाहते हैं अपने अर्थ को वृद्धि करने के लिए, तो बात अलग है। अच्छा, तो आप बिल्कुल रेकमेंड नहीं कर रहे हैं पिरामिड, आप इस्तेमाल भी नहीं करते? शास्त्र कहता है अच्छी चीजें बनाइए, अच्छी चीजों का चुनाव करिए। हमारे शास्त्रों में उस चीज का कहीं वर्णन नहीं मिलता है कि ये चीज गलत बना दो और ये आप उपाय कर दो सब ठीक हो जाएगा। हमारा शास्त्र कहता है अच्छा बनाओ और उसको और अच्छा करने के लिए क्या उपाय कर सकते हो वो करो। इतना हमारे हाथ में होता अरविंद जी तो क्या ही बात थी। हम इतनी थोड़ी आपके पास फ्रीडम होती है जब आप मान लीजिए एक शहर से दूसरी शहर शिफ्ट करते हैं, घर ढूंढ रहे हैं, आपका कहना है कि बस घर जब ढूंढ रहे हो सबसे पहले वास्तु देख लो। उतना ना तो आपके पास समय होता है, ना तो आपके पास एक्सेस होता है कि वास्तु के लोगों को बुलाए। भाई 10 जगह मैंने शॉर्टलिस्ट करी, सारे 10 जगह में वास्तु वाले को दिखाएं, और कोई फ्री खुद वास्तु कंसल्टेंट नहीं आते हैं अरविंद जी, पैसे लगते हैं। तो ये एक सामान्य परिवार के लिए, एक सामान्य इंसान के लिए ये पॉसिबल नहीं होता है। हमारे शास्त्रों में कुछ भी पैसे लेकर नहीं बताए गए हैं। आप पुस्तक को खरीद के खुद पढ़ सकते हैं, ठीक है, उसका कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है, और अपना उपाय स्वयं कर सकते हैं। अपना उपाय स्वयं करिए, एकदम कर सकते हैं। जिनके पास पैसे नहीं है वास्तु कंसल्टेंट को हायर करने के लिए, अपना उपाय स्वयं करिए। पुस्तक पढ़िए, ज्ञान का अर्जन करिए और खुद करिए। और अगर आप चाहते हो कि कोई एक्सपर्ट आए, ऐसा नहीं है कि ये बहुत पैसे वाली बात है, क्योंकि आप जो घर ले रहे हो, खरीद रहे हो, वो बहुत वैल्यूएबल है आज के समय में जी। आप उसको हजारों में नहीं खरीदते हो, आज शायद लाखों या करोड़ों में घर होता है, और शायद लाइफ टाइम आप 1 या 2 बार या 4 बार खरीदते हो।
ज्यादातर लोग जीवन में एक ही बार खरीद एक ही बार पाते हैं। एक खरीदते हैं, आम सही व्यक्ति बात। की हम बात करें जी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है आपके जीवन का। जिस प्रकार आपका विवाह बहुत महत्वपूर्ण है, आप चुनते हो एक अच्छा हाँ। वर या वधू हाँ। और उसमें सारी चीजों को देखते हो, हाँ। उसी प्रकार आपको घर को चुनने में क्या दिक्कत है? वो तो आपके लाइफ क्या टाइम बात आपके साथ रहने वाला है। क्या बात है अरविंद जी। मगर एक सवाल उन लोगों के लिए भी, एक सवाल उन लोगों के लिए जिनके पास शायद तीसरे चौथे दिन खाना कहाँ से आएगा उसका भी उपाय नहीं है, जिनके पास रहने के लिए कोई शांति है, जिसके पास कोई एक छोटा सा कमरा है, वो लोग बेचारे जिंदगी तो वो भी जी रहे हैं, निश्चित वो रूप तो से कोई वास्तु नहीं हमारा कर शास्त्र सकते। ये नहीं कहता है कि सिर्फ महल का ही वास्तु होना चाहिए। आपकी कुटिया है, आपका हाँ। एक कमरा है, उसमें भी आप बिस्तर सही तरीके से लगा लो। हमारे दादी नानियों ने कहावत में बहुत सारी बार चीज़ें बताई है कि बेटा खाना खाते समय इस तरफ मत बैठो, सोते समय इस तरफ मत बैठो। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कोरिलेट करती है हमारे शास्त्रों में। वो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर भी आप बहुत सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है अरविंद जी, आखिर में ये जानना चाहूंगी कि आपके हिसाब से वास्तु क्या किसी धर्म विशेष के लिए है? नहीं, पहली बात तो मैं बताऊं कि हमारे शास्त्रों में जो कुछ भी, चाहे वो ज्योतिष हो, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो नृत्य हो, कुछ भी जो विद्या है वो किसी धर्म के आधार पर नहीं कही गई है कि इसका कोई और अध्ययन नहीं कर सकता है या इस विषय का उपयोग नहीं कर सकता है। वो मानव जीवन के उन्नति के लिए है। क्या आज संगीत में केवल एक ही विशेष धर्म के लोग हैं? ऐसा तो नहीं है। क्या नृत्य में ऐसे ही हमारे एक ही धर्म के लोग हैं? तो वास्तु ऐसी ही विद्या है। जो वास्तु है, घर बनाना हर व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और हर व्यक्ति यूज कर सकता है जिसको अपने जीवन में भौतिक आध्यात्मिक प्रगति करनी है। वो व्यक्ति अगर उसका उपयोग करता है, जितना भी कर सके, धीरे धीरे बढ़े, आगे बढ़ता रहे, एक एक कदम आगे बढ़ाता रहे और उसका प्रयोग करके अपने आप को उत्तरोत्तर वृद्धि करता रहे और उसका अपने जीवन को बेहतर बनाए। अरविंद जी, आप आए हमारे स्टूडियो, आपने समय निकाला, हमसे बातचीत करी, इतने सवालों के जवाब दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।